नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इंट्रो प्लस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही जाने माने फंडामेंटल पिलर की, जो होता है नाउन अर्थात संज्ञा। अंग्रेजी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस नाउन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और अनटिल और अनलेस वी properly understand the concept and meaning of noun, we can't proceed any further. So let's start with noun. Noun का जो ये कंसेप्ट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। होता ये है, बच्चे जब ग्रामर को पढ़ना चालू करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी के अंदर इस नाउन के जो टॉपिक है उसको बहुत ही सरसरी निगाह से देख के आगे बढ़ जाए। लेकिन एज ए टीचर जो मेरा अनुभव रहा है, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा समय दीजिए। बाद वाले टॉपिक में जो एडवांस लेवल के हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, पैसिव वॉइस हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, इस तरह के जो एडवांस लेवल के टॉपिक हैं वो टॉपिक पे आपका एफर्ट और टाइम बहुत कम हो जाएगा यदि आप इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही तरीके से समझेंगे। तो हम बात कर रहे थे नाउन्स की। नाउन्स में हमने देखा था, नाउन्स के प्रकार देखे थे कि प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, वापस कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल या कंक्रीट नाउन में विभाजित। उसके बाद हमने सीरीज के अंदर देखा था, हमने काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा था। काउंटेबल नाउन कितने तरह के होते हैं, उसके अंदर उप श्रेणियां क्या है, उसके अलग अलग तरह के विभाजन क्या क्या है, किन किन नाउन को कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, उसके क्या क्या नियम है। तो आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को नॉन काउंट नाउन भी बोलते हैं ग्रामर के अंदर, या मास नाउन भी बोल सकते हैं। मास नाउन का अर्थ हो गया, मास का अर्थ हो गया साइंस के अनुसार द्रव्य, और मास नाउन का हो गया द्रव्यमान नाउन या द्रव्यमान संख्या, यानी कोई पदार्थ से रिलेटेड चीज को अपन मास नाउन बोल सकते हैं। उदाहरण से देखिए, इसके अंतर्गत मास नाउन में कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहले आता है कोई भी इंटेंजिबल क्वालिटीज होती है, मतलब महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। तो हम हैप्पीनेस है और एंगर है, तो इसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, या शरीर में एक प्रकार की सिरहन होना, ये शरीर के स्तर पे होने वाले इसके परिणाम है। इन परिणामों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन केवल अगर भावना के स्तर पे बात करें, क्रोध की बात करें, तो क्रोध केवल भावनात्मक स्तर पे होता है, उसके परिणाम शारीरिक स्तर पे होते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके एक्सप्रेशन से दिखेगा, उसके बॉडी एक्सप्रेशन से, उसके वॉकिंग स्टाइल से, उसके वोकल टोनलिटी से, वे ऑफ टॉकिंग एंड वॉकिंग से। लेकिन जो दुख है, दुख को हम महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते। दुख के कारण होने वाले उस व्यक्ति में परिवर्तनों को हम देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत आपको ध्यान पूर्वक समझना, दुख के कारण किसी व्यक्ति के अंदर, प्रसन्नता के कारण किसी व्यक्ति के अंतर्गत, या क्रोध के कारण किसी व्यक्ति के अंतर्गत शारीरिक स्तर पे कोई परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे परिवर्तन एक मूर्त संज्ञा है, उसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और आप उसको हाथ लगा के भी स्पर्श से महसूस कर सकते हैं। लेकिन दुख को, क्रोध को, प्रेम को, ये जो भाव है, इसको आप मात्र महसूस ही कर सकते हैं। जैसे मेरे मुंह पे हंसी आ रही है, लेकिन मेरी हंसी के अंदर व्यंग है या गुस्सा है। कई बार होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि अगले व्यक्ति के मन में भाव कुछ और होता है और उसके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और होता है। जैसे आपको कोई बधाई दे रहा है, शत्रु, आपने आईआईटी क्रैक कर लिया है, आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया, और आपका बधाई, शत्रु आता है और बधाई देता है, लेकिन उसकी बधाई के भाव में भी एक शत्रुता है। तो आप ये समझ पा रहे हो कि इसका जो बोलने का, जो बोली के स्तर पे, भाषा के स्तर पे ये कुछ और बोल रहा है, लेकिन अंदर इसका भाव कुछ और है। तो वो भाव आप शत्रुता महसूस कर रहे हो, तो वो शत्रुता का भाव क्या हो गया, एक अमूर्त संज्ञा हो गई। कोई एक और डांटता हुआ मित्र है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, तो मेरे को बार बार डांटते रहते हैं, मैं गलतियां करता रहता हूं। तो लेकिन उनके क्रोध के अंदर भी, जैसे मेरे मित्र है और वो क्रोध से मेरे को डांट रहा है, लेकिन उसके डांटने की इंटेंशन में भी उसकी मेरी भलाई ही छुपी है। तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि वो मेरा हित चाह रहा है, तो मैं उसके अंदर उस हित के भाव को महसूस करता हूं। तो वो हित का भाव क्या हो गया, वो एक अमूर्त संज्ञा हो गई, या इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट हो गया, वो नॉन काउंटेबल नाउन हो गया, क्योंकि उसे मैं गिन ही नहीं सकता। इसी तरह आप देखिए, हैप्पीनेस है,
तो हैप्पीनेस क्या हो गया, प्रसन्नता क्या हो गई, अपने आप में एक अनुभूति का विषय हो गया, महसूस करने का विषय हो गया। बहुत सारी चीजें महसूस करते हैं हम, किसी की आंखों में देख के, किसी के चाल चलन देख के, किसी के चलने की स्टाइल देख के महसूस करने का विषय। हमने देखी है उन आंखों में महकती हुई खुशबू को, हाथ से छूकर इन रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो इसको, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। तो इस अनकाउंटेबल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन ही रहने दो और कोई दूसरा नाम। तो प्यार को प्यार ही रहने देते हैं और उसे मात्र महसूस करते हैं। तो प्यार एक फीलिंग है, उसे महसूस किया जा सकता है, लगता है ये। इसी से मेरे को एक पंक्ति याद आ रही है राष्ट्रकवि दिनकर की, कहते हैं सब धरा पर कठिन प्रणय है, सब रोगों में कठिन प्रणय है, कहते हैं इस धरा पर सब रोगों में कठिन प्रणय है, लगता है ये जिसे उसे नींद आती नहीं, दिवस रुदन में और रात आहें भरने में बीत जाता है। तो वो एक फीलिंग महसूस करते रहते हैं रात भर, विरह की, एक बिरीवमेंट की, बिछोह की। खैर छोड़िए, वो हिंदी साहित्य का अपना विषय रहा है। इसी तरह आपको दूसरा चीज दिखाते हैं, एक सिग्निफिकेंस या महत्व है। मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महत्व है, तुम मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा मायने रखते हो। तो अब इस इंपॉर्टेंट को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस को मैं कैसे महसूस करवा सकता हूं, अपने लक्षणों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने जो जिस तरह से मैं आपके साथ बिहेव करता हूं, आपके साथ विनम्रता पूर्वक बात करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, आपकी हर चीज को अच्छे से सुनता हूं, समझता हूं, उसके का पालन करने का प्रयास करता हूं। तो आपको मेरे हाव भाव से, मेरे कर्मों से, मेरे एक्ट्स से और मेरे डीड्स से ये चीज क्लियर हो जाएगी, इंडिकेट हो जाएगी कि यह व्यक्ति मेरा बहुत सम्मान करता है और मेरा सिग्निफिकेंस इसकी लाइफ में बहुत अच्छा है, इसीलिए यह व्यक्ति मेरा सम्मान कर रहा है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस अपने आप में क्या हो गई, मेरे अंदर, दिमाग के अंदर चलने वाली एक अमूर्त भावना हो गई और उस भावना के कारण मेरे शरीर के स्तर पे जो जो परिवर्तन हो रहे हैं कि मैं आपसे अच्छा बात कर रहा हूँ, आपसे रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, विनम्रता पूर्वक बात कर रहा हूँ, आपकी हर चीज को अच्छी तरह सुन रहा हूँ और आपके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ और आपको भी अपने हित की बातें बता रहा हूँ, तो वो चीज एक अलग काउंटेबल नाउन हो जाएगी। लेकिन ये जो भाव है सिग्निफिकेंस का, महत्व का भाव, ये अपने आप में क्या होगा, अनकाउंटेबल हो गया। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो काउंटेबल होते हुए भी अनकाउंटेबल के यूज की जा सकती है, या अनकाउंटेबल होते भी काउंटेबल हो जाती है। जैसे बिलीफ है या मान्यता जिसको बोल सकते हैं। तो मान्यता अपने आप में, मतलब अपने दिमाग के अंदर जो तरंगे होती है या विचारों का एक संग्रह होता है कि बहुत सारे विचार आते रहते हैं। जब संगत विचार या कंसिस्टेंट विचार या एक ही प्रकार के विचार जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वो जब एक अपना यूनिट बना लेते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं, तब हमारे अंदर एक दृढ़ विश्वास या मान्यता क्रिएट हो जाती है और उस मान्यताओं के आधार पर ही हम कोई डिसीजन लेते हैं या किसी भी थॉट को सोच के अच्छा या बुरा होने की प्रोसेसिंग करते हैं, उसी आधार पर अपना डिसीजन मेकिंग। तो ये एक मान्यता हो गई। इस संदर्भ के अंदर, इस रेफरेंस में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये मान्यता क्या हो जाएगी, ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगी। लेकिन मैं हिंदू और इस्लाम दोनों मान्यताओं को स्वीकार करता हूं, आई एक्सेप्ट बोथ हिंदुइज्म एंड इस्लामिज्म। तो यहाँ पे मान्यता शब्द का प्रयोग एक काउंटेबल नाउन के रूप में हो रहा है। जैसे इस विश्व में अनेक धार्मिक मान्यताएं प्रचलित है, तो मैं बोलूंगा देयर आर मेनी रिलीजियस आइडियोलॉजी और बिलीफ इन द वर्ल्ड। तो इस संदर्भ के अंदर अपन बात करेंगे तो ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा। और केवल मैं बोलूं कि मेरी मान्यता है, तो अगर मैं अपने स्तर पे, अपने व्यक्तित्व के स्तर की बात कर रहा हूं तो उस संदर्भ में यह अनकाउंटेबल हो जाएगा। इसी तरह आपको जैसे वर्च्यू है, वर्च्यू का मतलब क्या हो गया, गुण हो गया। तो इसको भी आप समझ लीजिए, जैसे मेरे व्यक्तित्व में कई गुण है, गुण तो नहीं है, दुर्गुण ही है। और एक समझदार व्यक्ति को यही मानना चाहिए कि हमारे अंदर दुर्गुण है। ठीक है, एक छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए, दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, हमें अपने व्यक्तित्व के पॉजिटिव या जो शुक्ल पक्ष के एस्पेक्ट है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस चीज पर भी अपनी दृष्टि बराबर बनाए रखनी चाहिए कि हमारे व्यक्तित्व में क्या क्या कमियां हैं। एक हमें कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि हमें अपने आप के प्रति बोस्टफुल नहीं होना चाहिए, अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बनना चाहिए। तो ये एक हो गया गुण। तो मेरे अंदर दुर्गुण है, बहुत सारे दुर्गुण, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं यह तन विस्की बेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो यह दुर्गुणों की खान है हमारा चित्त।
तो उस संदर्भ में अगर यूज करेंगे कि हमारे अंदर बहुत सारे दुर्गुण है, तो ये दुर्गुण क्या हो गया, एक प्लूरल हो गया। और यहां पर भी इस संदर्भ में अगर यूज करेंगे वर्च्यू, वर्च्यूज, ठीक है, या दुर्गुण को वर्च्यू नहीं बोलते, दुर्गुण एक अलग चीज हो गया। वर्च्यू का अपने आप में शुद्ध मतलब होता है कि गुण। अब वो गुण दुर्गुण भी हो सकता है और सगुण भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको अनकाउंटेबल के अंदर यूज करें कि आग का गुण है, अग्नि का गुण है जलाना, तो यहाँ स्पेसिफिक गुण की बात की जा रही है, तो वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज है या अमूर्त भावना है, अमूर्त गुण है, जिसको हम महसूस किया जा सकता है, जो मात्र अनुभूति के विषय होते हैं। ऐसे सभी चीजों को अपन किसमें रखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखते हैं, क्योंकि हम इसे काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक की ओर। अनकाउंटेबल नाउन या नॉन काउंटेबल नाउन के रूप में जो सेकंड कैटेगरी आती है वो आती है पदार्थों की। पदार्थ की परिभाषा आपने साइंस के अंदर पढ़ी होगी। हम उस स्तर के वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं करेंगे, हम व्याकरण की दृष्टि से, अंग्रेजी भाषा के ग्रामर की दृष्टि से उसका विश्लेषण करेंगे। जैसे हम बोल लेते हैं सोना, या नींद निकालने वाला सोने की बात नहीं हो रही है, चांदी और लोहा, जल, शराब। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सोने को गोल्ड बोल देते हैं, चलो गोल्ड भी लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे, आयरन बोल देंगे। इसको वाटर बोलते हैं, समझ पा रहे हो। और इसको क्या बोलते हैं, लिक्कर। या तो देखिए मित्रों, ये ऐसी चीजें हैं जो अमूर्त भाव या गुण नहीं है, इन्हें हम देख सकते हैं, हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या आप सोने की गणना कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप बोलेंगे कर सकते हो, उस लॉजिक पे भी आऊंगा। क्या चांदी की गणना कर सकते हो, लोहे की गणना कर सकते हो, पानी की गणना कर सकते हो, अल्कोहल की गणना कर सकते हो, नहीं कर सकते। आपने कभी भी किसी भी व्यक्ति को या सुनार को ऐसे बोलते हुए सुना कि मैंने राजू नाम के व्यक्ति को 2 सोना बेचा, या मैंने रितु नाम की लड़की को 3 सोना बेचा, इस तरह का नहीं सुनेंगे। मैंने आपको 1 पानी दिया, आपने मेरे को 4 लोहा दिया, इस तरह के सेंटेंस हिंदी में आपने सुने नहीं होंगे, ना ही अंग्रेजी में सुनेंगे। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, इसको अनकाउंटेबल है। लेकिन सर ऐसा थोड़ी होता है, इसको काउंट किया जा सकता है। भाई मेरे को 2 तोला सोना दिया या 2 टुकड़े सोने के दिए, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे टुकड़े की गिनती हो रही है, सोने की गिनती नहीं हो रही। सोने को अपने आप में पूरे विश्व के अंदर जितना भी सोना है उसको एक ही धातु मान के, एक ही उसको सबस्टेंस मान के, उसको एक ही पदार्थ मान के उसको क्लासिफाई किया गया है। हाँ, अब उसकी अलग अलग यूनिट बन सकती है वहां पे सोने को, और इसके बावजूद भी अगर आप ऐसा बोले कि 2 टुकड़े दिए, 3 टुकड़े दिए, तो वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन बेसिकली सोना चांदी या धातुओं को जो मापने की वो होती है, कभी तोला के अंदर हो गया, यह भी तोला के अंदर आती है। शायद चांदी मैंने खरीदी नहीं है। ये लोहा है तो लोहा किलो के हिसाब से मिलता है, वाटर है तो ये लीटर के हिसाब से मिलता है, और ये शराब भी शायद लीटर के हिसाब से मिलती है। तो ये क्या हो गया, ये मेजरमेंट की अलग इकाइयां हो गई। ठीक है, यहाँ पे सोने को गिना नहीं जा रहा है, यहाँ पे सोने का क्या किया जा रहा है, 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला, अर्थात वजन के आधार पे, उसके भार के आधार पे उसको तोल के उसका मूल्य निर्धारित किया जा रहा है। तो संख्या में गिनना, गणना करना और तोलना, ये दोनों अलग अलग चीजें हो। समझ पा रहे हैं, तोल भी रहे हो आप किसी चीज को तो वो अनकाउंटेबल नाउन मानी जाएगी। और इसी तरह कोई भी चीज है कि वाटर की 2 बोतल है या 2 लीटर पानी दिया, तो इसके बावजूद भी वो अनकाउंटेबल माना जाएगा। हाँ, अगर आप उसमें पूरी की पूरी उसकी फ्रेज लिख देंगे कि 2 bottles ऑफ वाटर, तो वो काउंटेबल हो जाएगा। उसका क्या कहते हैं, इनसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जिस तरह का सब्सटेंस, उसको काउंटेबल बनाने के लिए किस तरह के कंस्ट्रक्शंस का, किस तरह के फ्रेजेस का यूज किया जाता है, टेक्निक्स का यूज किया जाता है, उसको आगे हम सही तरीके से समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको यह समझना है कि अपने बेयर फॉर्म के रूप में, अपने मूल शब्दों के रूप में जब भी इस प्रकार के शब्द यूज होते हैं तो वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं को बोल देते हैं अपन, जैसे सोने की 1 सिल्ली, चांदी की 1 सिल्ली, तो उन सिल्लियों को अपन अलग अलग यूनिट बना के, सोने या चांदी की उनको सिल्लियां बना के उन सिल्लियों को काउंट कर देते हैं। इसी तरह वाटर है तो वाटर की अलग अलग कैन के अंदर भर के या अलग अलग बोतल्स में भर के उसको काउंट कर देते हैं।
और सबकी प्रिय शराब है, तो शराब को भी एक ही चीज मानी गई है, उसको अलग अलग बोतल के अंदर भर के अलग अलग उसकी ब्रांड बना के उसको काउंट कर लेते हैं कि भी मेरे ठेके के ऊपर मेरी वाइन शॉप के अंदर आपको 50 जो शराब की बोतलें हैं तो भेजनी है, तो उन बोतलों की काउंटिंग हो रही है। ये चीज आपको समझ लेना, शराब की काउंटिंग नहीं हो रही है। तो गिनने के अतिरिक्त यदि कोई दूसरा मेजरमेंट या मापन की विधि उस पर लागू हो रही है, चाहे वो लीटर के अंदर माप रहे हो, चाहे आप उसको तोला के अंदर तोल रहे हो, वो सब क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले वाली चीज के ऊपर। तो अनकाउंटेबल नाउन की या नॉन काउंटेबल नाउन की अगली जो कैटेगरी होती है वो होती है जीरंड। जीरंड वर्ब का एक रूप होता है। जैसे संस्कृत के अंदर विभिन्न प्रकार के लकार होते हैं और उस लकार के अंदर धातु अर्थात वर्ब के भिन्न भिन्न रूप चलते हैं, उसी तरह अंग्रेजी भाषा के अंदर बेसिकली 4 तरह के या 5 तरह की वर्ब का रूप होता है या क्रिया का रूप होता है। प्लेन फॉर्म हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है और प्रथम रूप हो जाता है, सेकंड है, थर्ड फॉर्म है और एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज ही एक क्रियावाचक संज्ञा के रूप में जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं जीरेंड। ठीक है, तो ये जीरेंड जो है अपने आप में एक संज्ञा के रूप में काम कर सकता है। वर्ब होने के बावजूद या एक तरह की क्रिया होने के बावजूद भी ये क्या करता है, एक संज्ञा के रूप में काम करता है। जैसे अपन बोले ट्रेनिंग, ठीक है, टीचिंग या अपन रनिंग, ठीक है। तो अब देखिए बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। ट्रेन यानी प्रशिक्षण और ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, टीच यानी पढ़ाना और टीचिंग यानी अध्यापन करवाना। यहाँ पे रनिंग का मतलब क्या हो गया, धावन हो गया। ये किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं अर्थात कर्ता के रूप में काम सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये तो वर्ब है, क्रिया है, तो क्रिया अपने आप में सब्जेक्ट या कर्ता के रूप में कैसे काम कर सकती है। लेकिन जब जीरंड को अपन डिटेल से पढ़ेंगे तो इस तरह की क्रियाएं भी कर्ता के रूप में काम कर सकती है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकती है। इस पर डिटेल में अपन एनालिसिस करेंगे, लेकिन इसको हिंदी में समझ लो। जैसे ट्रेनिंग का क्या मतलब हो गया, प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण को काउंट कर सकते हैं क्या? एक बार प्रशिक्षण हुआ, 2 बार प्रशिक्षण हुआ, 3 बार मैंने आपको प्रशिक्षण दिया, तो यहाँ पे आप प्रशिक्षण देने की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति को काउंट कर रहे हो। ध्यान रखना, यहीं पे गच्चा खा जाते हैं कि सर हम तो गिन सकते हैं कि भी 2 बार प्रशिक्षण दिया, तो 2 बार दिया है प्रशिक्षण, 2 थोड़ी दिया है, या 3 प्रशिक्षण थोड़ी दिया है। लेक्चर दिया है तो लेक्चर 3 लेक्चर दिया है, 4 लेक्चर दिया है, तो अर्थात लेक्चर देने की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं आप, समझ पा रहे हो। इसी तरह टीचिंग, टीचिंग का मतलब क्या हो गया, अध्यापन। क्या इसको भी गिन सकते हो क्या? मैंने 1 अध्यापन किया, मैंने 2 अध्यापन किया, मैंने 3 अध्यापन किया, इस तरह भी नहीं बोल सकते हो। इसी तरह रनिंग, रनिंग का मतलब हो गया दौड़ना, धावन करना जिसे हम बोलते हैं। धावन का अर्थ हो गया है दौड़ना। जैसे अपन हिंदी में नहीं बोलते हैं कि सबसे बड़ा धावक कौन सा है, तो क्रिया से उत्पन्न होने वाले या क्रिया से व्युत्पन्न होने वाले ऐसे शब्द जिसके अंदर लास्ट में आईएनजी लगा हो, उसको क्या बोल सकते हैं अपन, अनकाउंटेबल नाउन बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके अंदर भी आईएनजी लग के भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको अपन काउंट कर सकते हैं। जैसे रीडिंग, जैसे स्वीपिंग, जैसे पेंटिंग, जैसे ग्रेटिंग। तो देखिए अब ये आईएनजी फॉर्म होते हुए भी, वर्ब के से क्रियावाचक संज्ञा होते हुए भी इसको गिना जा सकता है कि मैंने 2 रीडिंग लगाई, 2 बार रीडिंग लगाई, ऐसे भी बोला जा सकता है। ठीक है, इसी तरह है स्वीपिंग कि मैंने 2 झाड़ू लगाया। इसी तरह पेंटिंग है, तो पेंटिंग भी क्या है, 1 पेंटिंग हो सकती है, 2 पेंटिंग हो सकती है। पेंटिंग का मतलब यहाँ कौन सी है, तस्वीर और अभिवादन। ठीक है, ग्रीटिंग्स का मतलब क्या होता है, किसी को नमस्ते करना। तो ये इस तरह की चीजें होती है, उनको काउंटेबल बनाया जा सकता है। अब आपको थोड़ा ये समस्या होगी इसको समझने के अंदर कि सर यहाँ पे तो हो रहा है और यहाँ पर भी अपन बार बार या फ्रीक्वेंसी वाली चीज हो रही है, लेकिन इसको पूरा समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नॉन फाइनाइट वाला चैप्टर या जो जीरंड वाला जो अपन पढ़ाएंगे उसको पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तभी इस समस्या का समाधान मिल पाएगा। तो समझ पा रहे हैं आप
कुछ ऐसी चीजें होती है कि ये तो जैसे वर्ब से बन रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रीपोजिशन से बन जाता है, किसी नाउन से बन जाता है। जैसे देखिए, इस तरह की चीज को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं अपने मित्रों के साथ आउटिंग पे गया, यानी कहां बाहर गया, तो आउट अपने आप में हो सकता है वर्ब के रूप में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन थिंग है तो THING, थिंग का मतलब हो गया वस्तु, और वस्तु कभी क्या कहते हैं ING के रूप में, ये मतलब वर्ब के रूप में या क्रिया के रूप में प्रयुक्त नहीं हो रहा है। स्टॉकिंग है तो STOC के स्टॉक और उसके अंदर ING लगा है, समझ पा रहे हैं ना। तो स्टॉक और ING, तो ये क्या हो गया, स्टॉक तो एक नाउन हो गया और नाउन के अंदर ही डायरेक्ट ING लग रहा है, तो इस तरह भी ING या जीरंट बनते हैं। इस तरह आप फाइल है FILE, फाइल के अंदर ING लगा के फाइलिंग बन गया। सीलिंग है कि भी ये अपने सिर वाली, एक तो ऊपर जो छत होती है जिसके ऊपर अपन पैरों से चलते हैं उसको तो बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं रूफ, और जो नीचे की साइड में जो होती है जिसपे अपन पंखा लगाते हैं या लाइट लगाते हैं उसको सीलिंग बोलते हैं, तो वो वाली सीलिंग है, तो इसके अंदर भी ING लगता है। तो ये सब चीजें क्या हो गई, ये अनकाउंटेबल हो गई, इसको अपन गिन नहीं सकते, या इसको भी अपन जीरंट मान के चल सकते हैं। तो मैनी थिंग्स होता है, ठीक है, वो एक अलग चीज है, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वो मामला कौन सा जीरंट वाला देखना पड़ेगा। अनकाउंटेबल नाउन की अगली जो श्रेणी है वो है डिजीज की। डिजीज का मतलब हो गया रोग। रोगों की भी क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, उसकी भी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे मेरे को बुखार हुआ है, किसी का उसको मलेरिया हुआ है, किसी को पॉक्स हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति हिंदी में और अंग्रेजी दोनों भाषा में ऐसा नहीं बोलता है कि मुझे एक बुखार हो गई है या मुझे एक मलेरिया हो गई है। अपन सामान्यतः यही बोलते हैं कि उन लोगों को या कमल को बुखार हो गया है, कमल के परिवार वालों को बुखार हो गया है। तो ये क्या हो गया, यह भी अपने आप में क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। जैसे मलेरिया, ठीक है, जैसे किसी को वो मौसम अभी परिवर्तन हो रहा है तो फ्लू हो जाता है कितनी बार, ठीक है, ये जैसे चिकन पॉक्स हो गया है और न जाने कौन कौन से पॉक्स होते हैं। तो इन सब चीजों को अपन काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन ने इनकी संख्याओं की गिनती नहीं की जा सकती। मरीजों की गिनती की जा सकती है कि भी आज मेरे पास फ्लू के 15 पेशेंट आए और मैंने उनका इलाज किया, या मेरे ने 3 मलेरिया वाले पेशेंट के ब्लड की जांच की, तो इस तरह से अपन उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसको उस तरह से काउंट नहीं कर सकते हैं जिस तरह से आप समझ रहे हो। अब एक और चीज समझ लेनी है, यह कोल्ड शब्द है, अगर ये इलनेस के रूप में अगर यूज होगा तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। और अगर ये तापमान के रूप में होगा तो ये क्या हो जाएगा, मास नाउन हो जाएगा या अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो ये इसका थोड़ा सा ये एक अपवाद समय टाइप का है, तो अपवाद हर जगह होते हैं, तो इन अपवादों का आपको ध्यान रखना है। समझ पा रहे होंगे आप, ऐसी मेरी आशा है। अब चलते हैं अगले वाले टॉपिक के ऊपर। देखिए, अगले वाला मामला है अनकाउंटेबल नाउन का, और वो कुछ ऐसा है कि अलग अलग भाषाओं में किसी भाषा में, जैसे हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, लेकिन अंग्रेजी के अंदर जब उनको अपन देखेंगे तो उनको अनकाउंटेबल माना जाएगा, अगणनीय संख्या माना जाएगा। ऐसे कैटेगरी के भी बहुत सारे शब्द अनकाउंटेबल के अंदर आते हैं। ऐसे शब्द कौन कौन से हैं, ऐसे कुछ गिने चुने शब्द हैं, उसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूं। जैसे अकोमोडेशन। अकोमोडेशन अपने आप में एक रिहायशी जगह का के लिए यूज किया जाता है, तो इसको यूज किया जा सकता है अनकाउंटेबल नाउन के रूप में। इसी तरह एडवाइस है, तो यह भी एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। फर्नीचर है, फर्नीचर के विभिन्न प्रकार हैं, तो उसको अपन काउंट कर सकते हैं, प्रकार को काउंट कर सकते हैं, लेकिन फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन भी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, मैंने आपको एक प्रकार की इंफॉर्मेशन दी, या एक इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से एक निकाल के दी, तो इसको ए बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे इसको बनाते हैं।
कंस्ट्रक्शन, वो आगे हम समझेंगे कि इसका काउंटेबल, इन सब चीजों का काउंटेबल नाउन अपन कैसे बना सकते हैं। इसी तरह मशीनरी है, तो मशीनरी के अंदर कंप्यूटर भी आ गया है, मोबाइल भी आ गया है, फैन भी आ गया है, एयर कंडीशन भी आ गया है। तो इन सभी चीजों को जो यांत्रिक रूप से चलती है उन सबको अपन मशीनरी या यांत्रिकी बोलते हैं। और यांत्रिकी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, अगणनीय संज्ञा है। उसकी फैन को गिन सकते हैं, वो एक अलग चीज है। इसी प्रकार मनी है कि भी मैंने आपको इतने रुपीस दिए, इतने डॉलर दिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भी मैंने आपको इतनी मनी दी। समझ पा रहे हैं? मैंने इसको हिंदी में समझो, मैंने आपको एक धन दिया, या राजू ने दिनेश को 5 धन दिया। इस तरह अपन हिंदी में भी नहीं सुनते, तो ये धन के रूप में, राशि के रूप में वर्णित हो रहा। अब इसकी क्या कहते हैं, यूनिट के ऊपर आ जाते हैं, इनके मेजरमेंट के रूप में आ जाते हैं। मैंने उसको 5,000 रुपये दिए, तो ये 5,000 रुपये काउंटेबल नाउन हो गए या गणनीय संज्ञा हो गई। लेकिन मैंने उसे कुछ मात्रा में धन दिया, तो वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्लूरल सेंस के अंदर यूज की जा सकती है। कैसे यूज की जा सकती है? कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उसको काउंटेबल भी बना देते हैं, बना सकते हैं। पोयम वाले, या जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम निकाल दो। कुछ ऐसा ही है। जहां न पहुंचे कवि वहां, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कुछ ऐसा ही आपको बताने वाले हैं, कवि की कल्पना से कुछ भी संभव हो जाता है। तो अब आप देखिए कि मास नाउन या अनकाउंटेबल नाउन हुए, उनको काव्यात्मक रूप में कविता के संदर्भ के अंदर उसको काउंटेबल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? जैसे उदाहरण से देखिए, कवि जब अपनी पोएट्री लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन भी लिख देते हैं, जैसे द वाटर्स ऑफ गंगा, यानी गंगा का पानी। दूसरे तरीके से ये लिखते हैं कि द वाइन्स ऑफ फ्रांस, तो वाइन्स को गिन सकते हो कि भी एक वाइन से, 2 वाइन से, 3 वाइन से, ये प्लूरल ऐसे ये लगाती पहले प्लूरल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने वाइन्स लिख दिया है। तो ये वाइन्स ऑफ फ्रांस यानी फ्रांस की शराबें, तो इस तरह से यूज नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी पोएटिक सेंस के अंदर ऐसे यस लगा के काउंटेबल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन बना देते हैं। इसी तरह अगला देख लीजिए, द पीपुल्स ऑफ इंडिया, जबकि इसका पीपुल अपने आप में ही लोग होता है, इसके अंदर सामान्यतः ऐसे यस नहीं लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी पोएटिक लोग या पोएट लोग कवि होते हैं, वो अपनी कल्पना के लिए या भाषा में भावानुवर्तन लाने के लिए इस तरह की अभिव्यक्तियों का प्रयोग कर देते हैं, जैसे द पीपल्स ऑफ इंडिया, अर्थात इंडिया के लोग। तो ये पोएटिक तरीका है। जो साहित्यकार होते हैं वो काउंटेबल नाउन को, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बना के यूज कर लेते हैं। अब चलते हैं एक नियम की ओर, जो नियम बोलता है और कुछ बताता है। हर नियम कुछ बोलता है। कोई भी थ्योरी अपन ने पढ़ी और अंत में उस थ्योरी को पढ़ के हम कोई ना कोई निष्कर्ष निकालते हैं, वैसे ही हम आपको निष्कर्ष के रूप में 2 बोनस पॉइंट और बता देते हैं, 2 नियम और बता देते हैं। वो नियम ये है कि अनकाउंटेबल नाउन के अंदर या मास नाउन के अंदर, नॉन काउंट नाउन के अंदर कभी भी एस या ईएस लगा के उसका प्लूरल नहीं बन सकता। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद हैं। गोल्ड का है, जैसे गोल्ड एक पदार्थ है, सिल्वर एक पदार्थ है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अपन गोल्ड्स नहीं बोल सकते, सिल्वर्स नहीं बोल सकते, उसमें एस या ईएस लगा के उसका काउंटेबल नाउन या बहुवचन प्लूरल शब्द नहीं बन सकता। दूसरा, इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं या जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ ए अन लग के, अनकाउंटेबल या इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ये ए अन, वो लग के अनकाउंटेबल नाउन के अंदर यूज नहीं होता। यानी कभी भी, जैसे मिल्क क्या है, मिल्क एक मिल्क नहीं होता, 2 मिल्क नहीं होता, 3 मिल्क नहीं होता, 3 दूध नहीं होता। मिल्क की एक ग्लास हो सकती है, मिल्क की एक बोतल हो सकती है, बोतल को गिन सकते हैं, मिल्क को नहीं। लेकिन उसके अंदर भी ए मिल्क लगा के कभी यूज नहीं, ए वाटर कभी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर को गिना नहीं जा सकता। बोतल के अंदर गिला जा सकता है, या उसकी एक क्यूसिक ऐसी जो उसको बांध होते हैं, बांध के अंदर उसकी मात्रा की मापने की जो मात्रा होती है या जो मेजरमेंट होता है वो अलग होता है। इसी तरह अपन बोलेंगे एन अल्कोहल, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह ए फर्नीचर,
फर्नीचर के अलग अलग यूनिट होते हैं, जैसे कुर्सी है तो ए चेयर अपन बोल सकते हैं क्योंकि चेयर काउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर बोलेंगे ए फर्नीचर तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ए अन का यूज नहीं करना है। ए नॉलेज भी यूज नहीं कर सकते कि भाई एक ज्ञान है मेरे पास, लेकिन कुछ दशाओं में इसका अपन प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए अपन करते हैं तो उसके अंदर एस या एस नहीं लगा के बनाएंगे, उसके अंदर ऑफ कंस्ट्रक्शन लगा के बना सकते हैं, या उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है। अपन ये कह सकते हैं ए गुड नॉलेज ऑफ संस्कृत इज हेल्पफुल। जैसे अंग्रेजी भाषा का व्याकरण सीखने में अगर आपको संस्कृत भाषा का व्याकरण थोड़ा बहुत आता है तो वो हेल्पफुल हो सकता है, सहायक हो सकता है। तो ऐसी दिशा में अपन बोल सकते हैं एक गुड नॉलेज ऑफ संस्कृत इज हेल्पफुल। जैसे एक गुड एजुकेशन, तो एजुकेशन क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, नॉलेज भी अगणनीय हो गया, लेकिन अगर हम इसका काउंटेबल बनाना चाहते हैं तो एक गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, एक अच्छी शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह ए रिडिकुलस बिहेवियर दैट इरिटेट्स, यानी एक रिडिकुलस बिहेवियर जो किसी व्यक्ति का ऐसा बिहेवियर जो हमें चिढ़ाता है या इरिटेट करता है, तो इस संदर्भ में इसको काउंटेबल को अनकाउंटेबल में और अनकाउंटेबल को काउंटेबल में बनाया जा सकता है। आपने आज पूरा मास नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का पूरा कंसेप्ट समझा, उसकी विभिन्न जो उप श्रेणियां है या उपवर्गीकरण है वो समझा, लेकिन अभी भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की इस श्रृंखला में बहुत सारे नियम सीखने के लिए बाकी है। हम ये चाहते हैं कि इस विषय को पूरा न्याय दे, पूरा इसके साथ जस्टिफाई करें, इसीलिए हम इसमें समय अधिक लगेगा, इसके क्लिप्स अधिक बनेंगे, वीडियो अधिक बनेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसको लंबा लेके जाएंगे ताकि बाद में और भी कहीं पे कंफ्यूजन ना बनी रहे। जो भी आप देखना चाहे तो इसी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। आपको देखने के अंदर बहुत ज्यादा लंबा लगता हो या आप बोर होते हो तो आपके लिए एक सुझाव है कि जिस विषय पे नाउन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर आपको समस्या आ रही है उसी वीडियो को आप जाकर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। आशा करता हूं कि ये आज का वीडियो, आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका इसमें कोई वैल्यू एडिशन हुआ हो नॉलेज के अंदर तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई कमेंट है तो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर जाके लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका आपको उत्तर दें और संतुष्ट करें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।